इस कथा के लेखक हैं धीरज कुमार सालुंके। कुछ साल पहले की बात है, जब मेरी गर्लफ्रेंड प्रीति ने मुझे मिलने के लिए रात में अपने घर बुलाया था। प्रीति और मैं टिंडर पर मिले थे। मैं तब शादीशुदा था और उस समय मेरे 2 बच्चे भी थे। लेकिन मुझे अपनी पत्नी से कोई खास प्यार नहीं था, क्योंकि वह दिखने में सुंदर नहीं थी। मैं रोज रोज उसका वही मुरझाया हुआ चेहरा देखकर थक गया था। इसलिए एक दिन अपने दोस्त के कहने पे मैंने टिंडर डेटिंग ऐप इंस्टॉल किया। वहां मैं प्रीति से मिला। कुछ दिनों तक एक दूसरे से बातचीत करने के बाद हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्रीति भी एक विवाहित स्त्री थी और वह अपने पति से खुश नहीं थी। उसने मुझे बताया था कि उसका पति उस रात अब्रॉड गया हुआ है, तो उसने मुझे मिलने के लिए अपने घर पर बुलाया। हम दोनों एक दूसरे से पहली बार आमने सामने मिलने वाले थे, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मैं सोलापुर से था और प्रीति लातूर से, तो मुझे उससे मिलने के लिए उसके घर लातूर जाना पड़ा। उस रात मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोला और बस से लातूर आया। मैं बस स्टैंड से रिक्शा लेकर प्रीति के घर के बाहर पहुंच गया। तब रात के करीबन 12:30 बज चुके थे। उसका घर 2 माले का था, लेकिन कुछ पुराना था। घर का रंग उड़ गया था। बहुत साल से शायद उसमें पेंट नहीं किया गया था। मैं गेट खोलकर अंदर गया और दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ ही देर में उसने दरवाजा खोला। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैं पहली बार उसे अपनी आंखों के सामने देख रहा था। उसने मुझे लिविंग रूम में सोफे पर बिठाया और बोली, तुम सिर्फ 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। उसने मुझसे कहा और वो किचन की तरफ कॉफी बनाने के लिए चली गई। समय बिताने के लिए मैंने अपना मोबाइल अपनी जेब से निकाला और उसमें डरावनी कहानियां देखने लगा। लेकिन तभी मैंने अपने पीछे किसी के पैरों की आवाज सुनी। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी, जो कि लगभग मेरी ही उम्र का था, वो हाथ में रस्सी लेकर सीढ़ियों से भागकर दूसरी मंजिल की एक कमरे में घुस गया। तब मेरे मन में सवाल आया कि आदमी कौन होगा, क्योंकि प्रीति ने मुझे बताया था कि वह उस दिन घर पर बिल्कुल अकेली है। उसका पति काम के सिलसिले में अब्रॉड गया हुआ है और उसके घर पर कोई नौकर भी नहीं है। तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। प्रीति, क्या हम दोनों के अलावा घर में कोई और है? मैंने लिविंग रूम से प्रीति को ऊंची आवाज देकर पूछा। नहीं तो, सिर्फ हम दोनों हैं। वो किचन से चिल्लाकर बोली। मुझे पता चल गया था कि दाल में कुछ तो काला है और वो आदमी घर में चुपचाप घुस गया है। मुझे लगा कि वो आदमी चोरी करने के इरादे से घर में घुस आया है। मुझे लगा कि प्रीति को अभी ये बात बताना सही नहीं होगा, क्योंकि वो घबरा जाएगी और पैनिक करेगी, और मैं तब पुलिस को कॉल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं अफेयर के चलते उस घर में गया हुआ था। तो मैंने उसे अकेले ही पकड़कर उस घर से बाहर निकालने का फैसला किया। मेरी जेब में एक छोटा सा कटर था, लेकिन वो आदमी से लड़ने के लिए काफी नहीं था। तो मैंने चारों ओर देखा। तभी शोकेस में मुझे एक हॉकी स्टिक दिखी। मैंने उसे उठाया और सीढ़ियों से होकर उसी बेडरूम के बाहर जाकर खड़ा हो गया, जिसमें वो आदमी छिपा था। कौन है? कौन है अंदर? मैंने बाहर से पूछा, लेकिन अंदर से वो आदमी कुछ भी नहीं बोला। देखो, मुझे पता है कि तुम अंदर हो। अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बाहर से गुस्से में बोला, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। तो मैं गुस्से से लाल हो गया और गुस्से में आकर मैंने उस बेडरूम के दरवाजे पर दे लात मारी। तभी दरवाजा खुल गया। मैं चिल्लाते हुए हाथ में हॉकी स्टिक पकड़े हुए उस कमरे में घुस गया, और जैसे ही मैं उस बेडरूम में घुसा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और डर के मारे मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि मैंने उस आदमी को फांसी पर लटका देखा। उसने छत पर लगे पंखे से खुद को लटकाकर खुदकुशी कर ली थी। प्रीति! उसकी डेड बॉडी देखकर मैं जोर से चिल्लाया और मैं किचन की तरफ भाग गया। अरे क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उसने मुझसे पूछा। ऊपर एक बेडरूम में किसी आदमी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। कौन सा आदमी? उसने मुझसे पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी डेड बॉडी उस बेडरूम के पंखे से लटक रही है। मैंने उससे कहा, लेकिन उसे मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो
मैं प्रीति को उस बेडरूम के बाहर ले गया। उस बेडरूम में जाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने प्रीति को उस बेडरूम में झांक कर देखने के लिए कहा। प्रीति ने उस बेडरूम में झांक कर देखा और मुझे बोली, कहाँ है लाश? ये सुनकर मैं चौंक गया। क्या कहा है? अरे तुम्हें इतनी बड़ी लाश नहीं दिख रही है क्या? अरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। अरे ध्यान से देखो, उसकी लाश पंखे से लटकी हुई है। तभी उसने मुझे उस कमरे में खींच लिया और मैंने देखा कि कुछ देर पहले पंखे से लटकी हुई लाश अब गायब हो गई थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा चौंक गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लाश इतनी जल्दी कहाँ गई। प्रीति, मेरा विश्वास करो, सच में उस आदमी की लाश इसी पंखे से लटकी हुई थी। मैंने पंखे की ओर इशारा करते हुए कहा। कहाँ है लाश? मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ समय पहले वो इसी पंखे से लटकी हुई थी। उसकी आंखें बाहर आई हुई थी और उसकी जुबान मुंह से बाहर लटक रही थी। तुम अभी ट्रैवल करके आए हो ना, इसलिए थक गए होंगे, तुम्हें वहम हुआ होगा। पर सच में मैं इस पंखे से उस आदमी को लटकते हुए देखा था। मैंने फिर भी उससे कहा, क्योंकि मैं श्योर था कि कुछ देर पहले पंखे से लाश लटक रही थी। तुम बैठ जाओ यार, यहाँ कोई लाश वाश नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। मैं बिस्तर पर बैठ गया। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। ऐसा कहकर वो फिर से किचन की तरफ चली गई और मैं उसी कमरे में बिस्तर पर बैठ गया। मैं बिस्तर पर बैठे हुए पंखे को देख रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले मेरे साथ क्या हुआ, पर मेरे साथ जो भी हुआ था मैं उससे बहुत ही ज्यादा डर गया था। कुछ ही देर में वो मेरे लिए कॉफी लेकर आई। मेरा सर दर्द कर रहा था, इसलिए मैं 2-3 घूंट में वो कॉफी पी गया। पर कॉफी पीने के कुछ 10-15 मिनट बाद ही मेरी आंखें घूमने लगी और मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। मुझे पता चल गया कि मैं बेहोश हो रहा हूं। मैंने प्रीति की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। तुमने कॉफी में क्या मिलाया? बेहोश करने की दवा। उसने हंसते हुए मुझसे कहा। ये सुनकर मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए, मेरी आंखें बंद हो गई और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब कुछ मंत्र उच्चारण मेरे कानों पर पड़ रहे थे। मेरे हाथ और पैर रस्सी से बंधे थे। मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने जो अपनी आंखों के सामने देखा वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सामने उसी आदमी की लाश थी जिसे मैंने पंखे से लटके हुए देखा था। उस लाश से हल्की सी बदबू आ रही थी, लेकिन वो लाश ज्यादा सड़ी नहीं थी। उस लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लाश कई दिनों से फ्रीजर में रखी गई थी, क्योंकि उसके ऊपर मुझे कुछ बर्फ की परत दिखाई दी थी। मैंने मंत्रों का जाप करने वाले की तरफ देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो खुद प्रीति थी। उसने मेरे सामने किसी तरह की पूजा लगाई हुई थी। उसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिसके माथे पर एक बड़ी सी कुमकुम की बिंदी थी। वह जोर जोर से मंत्रों का जाप करते हुए अग्नि में समिधा डाल रही थी। प्रीति, तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है? और तुम ये क्या कर रही हो? और ये लाश, ये किसकी है? असल में हुआ ये था, जब मैंने प्रीति के बगल में चाकू देखा था तभी मैं समझ गया था कि वो मेरी बलि देने वाली है। इसलिए जब प्रीति मंत्र का जाप करने में लगी हुई थी तभी मैंने अपनी पिछली जेब में से कटर बाहर निकाला और अपने हाथ से बंधी रस्सी को काटना शुरू कर दिया। और मैं जानबूझकर प्रीति के सामने गिड़गिड़ा रहा था ताकि वह मुझ पर शक ना करे और मुझे अनदेखा करे। और ठीक वैसा ही हुआ। मैंने अपना रस्सी से बंधा हुआ हाथ छुड़ाया और प्रीति मुझे मारने से पहले ही मैंने उसके गले पर कटर घुमा दिया। प्रीति मेरे सामने ही जमीन पर पड़ी थी। वो दर्द से तड़प रही थी और अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ रही थी। उसकी निगाहें मेरी तरफ थी। शायद वो अपनी निगाहों से मुझे कुछ कह रही थी, जैसे कि मुझे बचाओ। पर मैं उसे कैसे बचाता, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। और तो और उसने मेरी बलि देने की कोशिश की थी। मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता था, क्योंकि उसका चेहरा देखकर मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था
कि किसी पत्थर से उसका चेहरा कुचल दूं। मैंने आजू बाजू देखा, मुझे पत्थर तो कहीं नहीं दिखा, पर मुझे फर्श पर हॉकी स्टिक पड़ी हुई मिली। मैंने उसे उठाया और उसके चेहरे पर हॉकी स्टिक पटक पटक के उसके चेहरे को कुचल दिया। तब जाकर मेरे मन को शांति मिली। उसके बाद मैं उससे बाहर निकल गया। सुबह के 5 बज रहे थे, इसलिए रास्ता भी सुनसान था। मैं उस सुनसान सड़क पर चलने लगा। मेरे दिमाग में केवल एक ही विचार चल रहा था कि जिस औरत से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी औरत ने मुझे मारने की कोशिश की। और जो पत्नी मुझसे ज्यादा प्यार करती थी, मैंने उसे हमेशा तकलीफ दी। कभी उससे प्यार के 2 शब्द नहीं कहे। मुझे अपने किए का बहुत पछतावा हो रहा था, पर मुझे एक सवाल सता रहा था कि आखिर प्रीति और उस आदमी के बीच क्या रिश्ता है जिसके लिए वो मुझे मार कर उसे जिंदा करना चाहती थी। लेकिन मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया था। ऊपर से मैंने प्रीति का खून किया था। मुझे लगा कि पुलिस अब मुझे पकड़ लेगी। मैंने सुना था कि सरेंडर करने पर अपराधी की सजा कुछ कम हो जाती है, इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर करने का फैसला किया और मैं सिटी पुलिस स्टेशन में चला गया। वहां मैंने इंस्पेक्टर घोड़पड़े को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया और मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैंने प्रीति आप्टे, इस औरत का खून किया है। पर उन्हें मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि मैंने एक औरत का खून किया है। पर उन्होंने मेरी बात सुनकर जो मुझसे कहा, वो सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। उन्होंने मुझसे कहा, प्रीति आप्टे, इस औरत की तो पिछले साल ही मौत हो चुकी है। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। क्या बात कर रहे हो? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अभी कुछ देर पहले मैंने खुद अपने हाथों से उसका खून किया है। सर जी, बंडू दबाड़े, इस गुंडे ने पिछले साल ही उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन उसने ये खून क्यों किया? इस खून के पीछे क्या कारण था? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर घोड़पड़े ने मुझे बताना शुरू किया। पंकज आप्टे मिस प्रीति के पति थे। उनका खुद का बिजनेस था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बड़ी सफलता हासिल की थी, लेकिन किसी कारण से उन्हें व्यापार में भारी नुकसान हुआ और वे कर्जे में डूब गए। कर्जे के कारण उनका सब कुछ नीलाम हो गया। उनके पास सिर्फ वो पुराना घर रह गया था। इसी के चलते वो डिप्रेशन में चले गए और एक रात उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जब प्रीति सुबह उठी तो उसने अपने पति को फांसी पर लटका देखा। पंकज की मौत हो चुकी थी। पंकज के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि वे दोनों अनाथ थे। वे एक ही अनाथालय में एक साथ बड़े हुए थे। प्रीति पंकज से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने पंकज को वापस जिंदा करने का फैसला किया और इसके लिए प्रीति कुछ भी करने को तैयार थी। प्रीति ने पंकज की मौत की खबर को दुनिया से छिपाया और सभी को बताया कि वह घर से भाग गया है, लेकिन वास्तव में उसने पंकज की लाश फ्रीजर में छिपा दी थी ताकि वह सड़ ना सके। हमें उस घर में बहुत सारी काली जादू की किताबें मिली। उनमें से एक किताब में यह लिखा था कि यदि आप एक मरे हुए आदमी को वापस लाना चाहते हैं तो आपको 3 पुरुषों की बलि देनी होगी और उस लाश को बलि दी गए आदमी का गर्म खून पिलाना होगा। तीसरा बलि देते ही मृत व्यक्ति जीवित हो जाएगा। वह किताब शायद मिस प्रीति ने पढ़ ली थी, इसलिए उन्होंने पंकज को जिंदा करने के लिए 3 पुरुषों की बलि देने का फैसला किया। उसके लिए उन्होंने पुरुषों को धोखे से फंसाना शुरू किया। उन्होंने टिंडर पर एक आईडी बनाई और 2 आदमियों को प्यार में फंसाकर उनकी बलि चढ़ा दी, लेकिन उन्होंने एक तीसरे आदमी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। मिस प्रीति ने बंडू दबाड़े को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे एक रात अपने घर बुलाया। उस रात उसने कॉफी में बेहोश करने वाली दवाई मिलाकर दबाड़े को पिलाई और दबाड़े बेहोश हो गया। जब वो उठा तो उसने देखा कि प्रीति उसकी बलि चढ़ाने की तैयारी में थी। वह हिल नहीं सकता था क्योंकि उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे थे, लेकिन वो पेशे से गुंडा था। ताले तोड़ना, हथकड़ी तोड़ना और रस्सी से बंधे अपने हाथों को छुड़ाना उसके पेशे में था और वो उसमें माहिर था। जब प्रीति दबाड़े का बलि चढ़ाने के लिए चाकू लेकर उसके सामने गई, तब तक दबाड़े ने अपने हाथ छुड़ा लिए थे। दबाड़े ने प्रीति का हाथ पकड़ लिया और उसने प्रीति के हाथ से चाकू छीनकर उसी चाकू से प्रीति का गला काट दिया और इस तरह मिस प्रीति की मौत हो गई। उसके बाद दबाड़े वहां से भाग गया। 6-7 दिनों के बाद प्रीति के अड़ोस पड़ोस को
प्रीति के घर से सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी, इसलिए उन्होंने पुलिस को वहां बुला लिया। जब हम वहां पहुंचे तो हमें घर में मिस प्रीति और उनके पति पंकज की सड़ी हुई लाशें मिली। मिस प्रीति की किसी ने हत्या कर दी थी। हमें क्राइम सीन से दबाड़े के उंगलियों के निशान मिले और उस सबूत के आधार पर हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद दबाड़े ने पुलिस को उस रात घटी घटना के बारे में बताया और कबूल किया कि उसने अपनी जान बचाने के लिए मिस प्रीति की हत्या की है। मिस प्रीति की हत्या के कुछ दिनों बाद एक आदमी सुबह पुलिस स्टेशन आया और उसने हमें बताया कि उसने मिस प्रीति आप्टे का खून किया है। मुझे पहले भूतों पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैं उस आदमी को लेकर मिस प्रीति के घर चला गया, लेकिन वहां हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन वो आदमी अपने बीवी बच्चे की कसमें खाकर कह रहा था कि उसने मिस प्रीति को मार डाला है। उस दिन से हर महीने सुबह पुलिस स्टेशन पर ऐसे लोग आने लगे। तब मुझे विश्वास हो गया कि उस घर में मिस प्रीति की अतृप्त आत्मा है। हमने घर के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वह बोर्ड हमेशा गायब होने लगा। हमने वहां गश्त की, लेकिन मिस प्रीति की आत्मा के डर से हमारे जवानों ने गश्त पर जाने से मना कर दिया, इसलिए हमने उस गश्त को भी रोक दिया। अब हम सिर्फ आप जैसे लोग जो थाने में सरेंडर करने आते हैं उनको बताने का काम करते हैं कि जिस औरत का आपने खून किया है उसका खून पिछले साल ही हुआ है। आपके साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपने किसी औरत को नहीं मारा है। इंस्पेक्टर घोरपड़े ने मुझे बताया। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया, पर मैं खुश था कि मैंने किसी को नहीं मारा है और अब मुझे जेल में जाना नहीं पड़ेगा। पर मैं एक उलझन में था। लेकिन मिस प्रीति मरने के बाद भी पुरुषों को धोखा क्यों देती है, और मरने के बाद भी उन्हें घर बुलाकर उनकी बलि चढ़ाने की कोशिश क्यों करती है? 3 कुर्बानियां देकर अपने पति को जिंदा करना ये मिस प्रीति की आखिरी इच्छा थी और वो इच्छा उनके जीते जी अधूरी रह गई थी। इसलिए मरने के बाद भी वो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है। इसलिए वो मरने के बाद भी तीसरे आदमी की बलि देने की कोशिश करती है, पर वह पूरी नहीं हो सकती क्योंकि अंतिम इच्छा सिर्फ मरे हुए इंसान के वारिस द्वारा पूरी हो सकती है। ऐसा विधान है। एक आत्मा कभी भी अपनी अधूरी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, इसलिए मिस प्रीति की आत्मा हर वक्त 3 बलि देने में विफल हो जाती है। मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे और मुझे एक बहुत बड़ा सबक भी मिल गया था कि बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। मैं खुशनसीब था इसलिए बच गया, पर ऐसा हर किसी के साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हनी ट्रैप की घटनाएं आजकल बढ़ रही है, इसलिए सावधान रहिए। आप भी मेरी तरह हनी ट्रैप में फंस सकते हैं। अगर आप हनी ट्रैप से बचना चाहते हैं तो इसका केवल एक ही उपाय है, और वो है अपनी बीवी से प्यार करना, उसकी इज्जत करना और हमेशा वफादार रहना।